हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम लोग एम्ब्रियोलॉजी यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। और ये एपिसोड हमारा है 56, है ना। इससे पहले जो अपना एपिसोड था वो 54 था और इसमें बायोलॉजी है चूंकि, तो इसमें जूलॉजी का भी पार्ट ऐड होगा, है ना। तो अब हमारे पास कुछ और अदर क्वेश्चन है। तो एज सच एज मैं गणेश चौहान और हमारे साथी हैं मैं डॉक्टर पीएल सैनी। डॉक्टर पीएल सैनी जो हमारे काफ़ी रेस्पेक्टेड और काफ़ी बॉटनी का नॉलेज रखने वाले हमारे डियर सर हैं। तो उनके साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है जी, Meiosis can be observed in meiosis हम किस में देख सकते हैं? टैपिटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, माइक्रोस्पोर या फिर स्पोर मदर सेल। तो इसका आंसर फॉल्स जाता है। हाँ, स्पोर मदर सेल। तो स्टूडेंट्स एक बात पे ध्यान रखिएगा, आप लोग आपके डाइवर्सिटी से लेकर हायर प्लांट्स तक ये बार बार में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट कैन सीन एट, तो आप याद रखिएगा इस मदर सेल मींस नेक्स्ट डिवीजन इज मेयोटिक डिवीजन। सो इसमें मदर सेल ऑलवेज डिवाइडेड थ्रू मेयोटिक डिवीजन। आंसर बिल्कुल जो आंसर फोर्थ हो जाता है। तो ये फोर्थ है स्पोर मदर सेल, है ना जी, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं सर के which is the last phase of sporophyte phase। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में भी अपना स्पोर मदर सेल आंसर आ जाता है। हाँ चलो, बिल्कुल। इसके बाद में जैसे कि जैसे सर अपन इसको अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है जो बच्चों के काम आ सकता है। जैसे लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो वो क्या होगी सर? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल 2n है, आफ्टर देन मेयोटिक डिवीजन, तो n स्टेज एस्टैब्लिश हो जाएगी और गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पोर मदर सेल, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो इसमें अपन क्या रखते हैं सर? जाइगोट। इसमें जाइगोट, तो जाइगोट कैसा है? 2n। हाँ जी, और जाइगोट इज ए फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जी, तो बोथ आर 2n। हाँ, ये फर्स्ट सेल हो जाएगी और ये ये लास्ट सेल हो जाएगी, है ना जी। इसके बाद में अपना यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जी। लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट फेज सर। लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट गैमेट्स। लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट गैमेट्स, तो ये एक्चुअली गैमेट होते हैं क्योंकि गैमेट सीधे ही जाके फर्टिलाइज हो जाएंगे और ये चूंकि एन है और ये 2n में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आता है कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, तो उसमें अपन लोग स्पोर्स को कंसीडर करते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपसे कई बार पूछा भी जाता है। ये डाइवर्सिटी में सबसे एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि इस गैमेटोफाइट की लास्ट सेल क्या है, स्पोरोफाइट की लास्ट सेल क्या है, तो उसके रेस्पेक्ट में भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो स्पोर्स एक्चुअली बनेंगे इसी से, स्पोर मदर से। अब इनके 4 ऑप्शंस को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, कैपिटल सेल में माइटोटिक डिवीजन होंगे और जनरली इनकम्प्लीट माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसे कि या तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होने के बाद टेलोफेज में स्टेज अरेस्ट हो जाएगी, अदरवाइज साइटोकाइनेसिस एब्सेंट होता है। सो इट मतलब कैपिटल सेल्स आर डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन। सेकंड है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये एनलार्ज होती है, उसके बाद स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगी, तो इसके अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। माइक्रोस्पोर ऑलरेडी एन है, इसमें मियोसिस, तो मियोसिस के थ्रू बनता, इसलिए ये हैप्लॉइड हो गया। तो आपको मियोसिस कहाँ देखने को मिलेगा? केवल इसी सेल। अच्छा, वैसे भी सर जो हैप्लॉइड सेल होती है उसमें तो हम मियोसिस देख भी नहीं सकते, नहीं देख सकते, कभी नहीं होता। बेसिक है, हाँ, हैप्लॉइड सेल कभी भी मियोसिस को रिप्रेजेंट नहीं करता, है ना सर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं।
और इस क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर वॉल हैज डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज। ये काफी अच्छा टर्म है और अक्सर एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी में चूंकि इसका डिस्क्रिप्शन है, इन रेडियल एंड टेंजेंटल वॉल एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर में जो डेहिसेंस लाइन का फॉर्मेशन होता है एट द मैच्योरिटी ऑफ एंथर लोब्स, तो वो कहीं ना कहीं इसी के जरिए जनरेट किया जाता है ना। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं अगर हम सपोज एक एंथर्स की एक एंथर लोब की एक साइड की बात करें, तो यहाँ पर ये तो स्ट्रक्चर जो हम देख पा रहे हैं वो एक्चुअली हो जाएगा एपिडर्मिस, है ना जी। अब इसके नीचे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये वंस लेयर्ड थिक होता है और इसमें जो प्रेजेंस होती है वो कहीं ना कहीं इसमें इस तरीके से रेडियल फॉर्म में ये हमारे कहीं ना कहीं अपने अल्फा सेलुलोज बैंड्स पाए जाते हैं जी। तो ये तो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और ये है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम जी। और इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं जो रेडियली अरेंज्ड हैं, ये कहलाते हैं अल्फा सेलुलोज बैंड्स, यही है। और इन्हीं की मदद से जब ये वॉल अपना जो एंथर लोब्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसेंस लाइन बनती है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है सर। अल्फा सेलुलोज जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, इसकी वजह से इसमें डिपोजिशन होने पर जैसे ड्राइनेज होगी तो इन सेल्स के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ये रप्चर नहीं होगी, बट स्टोमियम सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो रप्चर हो जाएंगे तो ये डाइसेंस हो जाता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट व्हिच इज सराउंडेड बाय टू लेयर। चलो सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपन एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ तक बच्चों को एक्सप्लेन करें। हाँ, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। तो थोड़ा सा भाई जैसे यहाँ पर एक एमएमसी सेल होती है, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। तो एमएमसी जो है वो एक्चुअली क्या होती है 2n है, इसे स्पोरोजिनस मदर सेल भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, इट्स डिवाइडेड बाय meiotic division, meiosis division and produce 4 haploid microspores, जैसे एनसीईआरटी ने टेट्राड आइसोबाइलेटरल फॉर्म में जनरेट किए। अब इसमें जो 4 है, जब ये कैलोज की लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कैलोज की होती है, कैलेज एंजाइम इसे डिग्रेड करता है और फाइनली दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। दे हैव जंप ओवर एट सम टाइम सम प्लेसेस, और इसमें एक न्यूक्लियस बनता है जो इरेगुलर है, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, एक राउंडेड स्फेरिकल जनरेट फॉर्म होता है और ये एक कहीं ना कहीं जनरेटिव सेल कहलाती है। अब चूंकि जो याद करो नेक्स्ट पिछले हमने उसमें भी स्टडी किया था, यहाँ भी एक क्वेश्चन है इस टाइप के कि एंजियोस्पर्म में जो 40% सर वो जो मेल गैमेटोफाइट है या पोलन ग्रेन है वो 40% थ्री सेल स्टेज में जाते हैं। तो थ्री सेल स्टेज का मतलब हो गया कि जो जनरेटिव सेल है ये एक्चुअली माइटोटिकली डिवाइड होगी और यहाँ 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। अब इसके अंदर जो 3 सेल्ड है उसका मतलब है एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पर 2 मेल गैमीट की भी प्रेजेंस है, तो इसीलिए वो 3 सेल्ड स्टेज है। तो चूंकि जिस सेल के अंदर गैमीट प्रेजेंस होंगे सर वो गैमेटोफाइट होगा, चूंकि ये इसमें मेल गैमीट प्रेजेंस है तो ये मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। तो चौहान साहब मैं कहना चाहूंगा कि चाहे 2 सेल्ड कंडीशन में रिलीज हो रहा हो और चाहे 3 सेल्ड कंडीशन में रिलीज हो रहा हो, यदि 2 सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन है तो पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है और यदि 3 सेल्ड है तो फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट है। हाँ। दोनों ही कंडीशन में ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है किस पर, पोलन ग्रेन पर। नेक्स्ट व्हिच इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स
आउटर एक्साइन कहलाती है और इनर जो है इंटाइन कहलाती है। एक्साइन इज एब्सेंट एट सम प्लेसेस ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ डाइकोट प्लांट्स। दिस प्लेस रिप्रेजेंट, जैसा कि सर ने बताया ये वाला पार्ट, यहाँ इन ऑन सम पॉइंट एक्साइन इज एब्सेंट, दीस पोर्स आर कॉल्ड जर्म पोर। इन्हें हम जर्म पोर कहेंगे। तो ऑब्वियसली ए जो पॉइंट होगा वो जर्म पोर पर रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास सेकंड में जर्म पोर है, थर्ड में जर्म पोर है, फोर्थ में। अब है एंड इट परफॉर्म्स हियर ए एंड बी, और इसके जरिए क्या होता है, एक्चुअली ये पैसेज सर प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन की एंट्री के लिए, मतलब पोलन ग्रेन के सॉरी इमर्ज के लिए, इमर्ज जो बाहर आते हैं उसके लिए। तो उसके लिए तो फोर्थ आंसर हो जाता है इनिशिएट ऑफ पोलन ट्यूब। ये बात सही है। सेक्रीशन न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता। हेल्प इन रेस्पिरेशन का कोई यहाँ पर कंसेप्ट है नहीं। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये फोर्थ बेहतर ऑप्शन है, आंसर है। तो राइट आंसर भी ये फोर्थ ही है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम इज ऑब्जर्व्ड इन, एक अंडापी अंडाशय देखा जाता है। सनफ्लावर, पी, अनियन एंड टमेटो। सर अपन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सनफ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सनफ्लावर में सर रे फ्लोरेट होते हैं जी, है ना। तो रे फ्लोरेट हमारी एनसीईआरटी में मेंशन भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रे फ्लोरेट में सीड एक जरूर होता है सर उसके गायनोसियम में, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाइकार्पेलरी कंडीशन को शो करती है ना। और पी ये मोनोकार्पेलरी 100%, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट कहीं भी होगा वो मोनोकार्पेलरी को शो करेगा। अब अनियन में ट्राइकार्पेलरी कंडीशन है क्योंकि लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। और टमाटो में ये बाइकार्पेलरी क्योंकि सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है। वास्तव में जो बच्चों को यहाँ समझना चाहिए वो सनफ्लावर और पी में डिफरेंस को समझना चाहिए, है ना। तो अपनी जो ये होती है पी यानी कि फाबेसी फैमिली में हमेशा मोनोकार्पेलरी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें इस सनफ्लावर की रेस्पेक्ट में भी बात करनी थी, तो बाइकार्पेलरी कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि इनके डिस्फ्लोरेट एंड रेफ्लोरेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव वन ओव्यूल इन एन ओवरी? एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है ना, मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, प्लस यहाँ पर इनके एक ही ओव्यूल प्रेजेंस होगा, है ना सर। तो यहाँ पर ओव्यूल की के नंबर की बात की हमने, कार्पल को हमें इसमें ध्यान नहीं रखना है। हमें ध्यान ये रखना है कि ओव्यूल नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने। आपने अभी जो आंसर ने बताया ये आपके पास कोड है किसकी, मतलब इसकी पी की। इसके अंदर यहाँ पर इस सूचर के ऊपर ऐसे सीड्स लगे हुए होते हैं। मैनी सीड्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल पोड। सो आप ये कह सकते हो कि ओवरी इज मोनोकार्पेलरी बट नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर मोर देन वन। ठीक है, बट यहाँ पर हमें बात की है वन ओव्यूल की। तो वन ओव्यूल इट अकर्स इन बेसल प्लेसेंटेशन। ये बेसल प्लेसेंटेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। इसके अलावा ग्रेमिनी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सर। तो इसलिए इसके अंदर हम लोग ढूंढे तो एक तो सर अपना ये वीट हो जाएगा, इसमें बेसल बिल्कुल हो जाएगा, है ना। हाँ। अब पैडी भी अपना ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है, ये दूसरा ये हो जाएगा। मैंगो सिंगल सीड रखेगा, हाँ सिंगल सीड, तो सिंगल ओव्यूल मैंगो भी कंसीडर हो जाएगा। पपाया में मैनी सीड्स प्रेजेंस होते हैं। वाटरमेलन मैनी है, ऑर्किड वेरी मैनी, हाँ मैनी, मतलब इसमें बहुत स्मॉलेस्ट सीड आर फाउंड इन ऑर्किड। हाँ बिल्कुल। एंड आलमंड एंड डेट पाम दे आर आल्सो सिंगल सीडेड प्लांट। तो इसमें 5 हो जाते हैं सर जी, है ना। तो फोर्थ आंसर निकल बिल्कुल सही हो जाता है। तो याद रखना, सर ने बहुत सही यहाँ पर बात बताई कि यहाँ एन ओवरी की बात कर रहा है, तो वो ओवरी कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके अंदर एक ओव्यूल होना चाहिए, वही आपको सिलेक्ट करना है ना। तो सर आगे चलें।
Next question is, how many plant in the list given below have multicarpellary syncarpous gynoecium? मल्टीकार्पेलरी एंड सिंकार्पस, आई मीन कार्पल्स फ्यूज हो जाए, मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट बट दे आर Fused. And they prepare common fruit. हाँ, कॉमन सिंगल फ्रूट, इनका एक ही फ्रूट होगा, है ना। तो एनसीईआरटी ने जैसे सिनकार्पस, अच्छा यहाँ पर एक बात बड़े ध्यान से समझने लायक है कि जो मॉर्फोलॉजी है उसमें 4 फैमिली हमें पढ़ाई गई है। याद रखना उसमें जो सर 3 फैमिली है, जैसे सोलेनेसी है, सिनकार्पस ओवरी है ना। लिलिएसी में ट्राइकार्पेलरी है, सिनकार्पस ओवरी है, और उसके बाद मालवेसी भी सिनकार्पस है जो चाइना रोज आता है ना। लेकिन जो फाबेसी है उसमें चूंकि वो मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, तो ना तो हम उसमें एपो शब्द यूज करते हैं ना सिंग यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो हमें 4 फैमिली पढ़ाई गई है उसमें से जो 3 हैं सर, तो वो सिनकार्पस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारा इस क्वेश्चन का उद्देश्य आपको एक्सप्लेन करने का मतलब ही यही है कि एनसीईआरटी बेस्ड ये सिनकार्पस और एपोकार्पस की आपको कहानी समझ में आ जाए जी। तो एनसीईआरटी ने एपोकार्पस ओवरी विथ डायग्राम, सिनकार्पस ओवरी को विथ डायग्राम एनसीईआरटी में लिख रखा है। हिबिस्कस का मतलब है कि चाइना रोज की बात कर रहा है। अच्छा, रोज में, लोटस में, इनमें एपोकार्पस ओवरी है, तो हम इन्हें कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। अच्छा, मिचेलिया को विद डायग्राम इन्होंने एपोकार्पस बता रखा है ना। ये मतलब मल्टीकार्पेलरी नहीं, हाँ, ये यूनिकार्पेलरी होता है, और कोकोनट इज आल्सो यूनिकार्पेलरी। तो ये चीज, तो इसका मतलब है हमारा सेकंड आंसर आ जाता है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी जैसा कि जो आंसर ने बताया। आप लोग देखिएगा कोकोनट, इसमें हमें क्वेश्चन में मल्टीकार्पेलरी को थोड़ा सा स्ट्रेस करना है, तो मल्टीकार्पेलरी ये मैंगो मतलब यूनिकार्पेलरी, कोकोनट यूनिकार्पेलरी, तो ये तो 2 वैसे निकल के। मिचेलिया ये आपके एग्जाम में आ रहा है, चंपा का बॉटनिकल नेम है, और ये जनरली क्या होता है आपकी 11th की एनसीईआरटी में और 12th की एनसीईआरटी में दोनों के अंदर ही इसका जिक्र मिलता है हमें। तो मिचेलिया ये एपोकार्पस है, सबसे अच्छा एग्जांपल है और एनसीईआरटी का। फिर हमारे पास लोटस और रोज आते हैं, दे आर आल्सो एपोकार्पस। बिल्कुल। पेपावर एंड हिबिस्कस, हिबिस्कस मालवेसी को रिप्रेजेंट करेगा और पेपावर पेपावरेसी को, बोथ आर सिंकार्पस। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, पेपावर सोमनिफेरम ये अफीम का बॉटनिकल नेम है, सो यहाँ पे लिखा भी है ये अफीम, यहाँ ऐसे लिए हिंदी में अपन ने लिख लिया। ओके सर। Next question is, during the growth of pollen tube in the stigma, which cell division and form the 2 male gametes? है ना। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी सेल है उसके जरिए ये आपके मेल गैमीट का फॉर्मेशन है ना। तो यहाँ पर जनरेटिव सेल है, अंडरस्टूड है, इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर्चिस्पोरियल सेल, आपको जो पता होगा इनिशियली जो सेल मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, वो क्या करती है, सबसे पहले जब डेवलप होने लगती है तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर लेते हैं मोस्टली आर्चिस्पोरियल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल ओनली ट्यूब न्यूक्लियर मतलब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी, और ट्यूब सेल आप इसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन बचता है, वो है जनरेटिव सेल, है ना। और जनरेटिव सेल के लिए सर ये भी कहा जाता है कि ये जो खुद भी जब बनती है माइक्रोस्पोर के दौरान, तो यहाँ पर एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होता है, वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। जैसे जब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर जब फर्दर माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट शो करते हैं, तो इनमें जो फर्स्ट जो डिवीजन होता है इसमें अनइक्वल होता है, एसिमेट्रिक। यहाँ कहा जाता है कि इस तरीके से इसमें स्पिंडल फाइबर भी कुछ इस तरीके के हमें नजर आते हैं। तो ये अनइक्वल डिवीजन एसिमेट्रिक शब्द एनसीईआरटी ने सब यूज कर रखा है। ये बनती है जनरेटिव और ये बनती है फिर बाद में वेजिटेटिव सेल। तो ये भी कहीं ना कहीं माइटोटिक डिवीजन। और फिर ये जो जनरेटिव सेल बनती है, इससे जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब। तो आंसर इसमें बड़ी लार्ज वैक्यूल्स अराइज हो जाती है,
बिल्कुल। तो उससे क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, उसकी मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है वेजिटेटिव, ताकि ट्यूब इजीली बन जाए, पोलन ट्यूब इजीली बन जाए। और जनरेटिव सेल को केवल मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी होती है, इसलिए ये अनइक्वली डिवाइड होता है। तो जो आपकी जनरेटिव सेल है वो स्मॉल और वेजिटेटिव सेल लार्ज है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये बातें देखो ध्यान से सुनने की हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बातें नहीं हैं, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, है ना। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ये है अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अपनी माइक्रोस्पोरेंशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हो कि ये हमारे जो मोस्टली प्लांट हैं उसमें डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। और ये ट्राइगोनल टेट्रागोनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं 4 एंगल्स इसमें नजर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो खास तौर से सेगमेंट है जो इसकी चारों लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सर हम लोग इसमें इसके A, B, C और D जो मेंशन है वो स्ट्रक्चर समझना चाहेंगे, है ना। इसकी एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जो है उसके अरेंजमेंट की सीक्वेंस के बेसिस पर आ जाता है ना। जी बिल्कुल। तो इसमें A पार्ट क्या है? A पार्ट जाहिर सी बात है कि सबसे आउटर है, तो ये एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। उसके बाद में जो B पार्ट है वो इसके लोअर मोस्ट सरफेस पर है, तो ये कहीं ना कहीं एंडोथेशियम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो एपिडर्मिस देन एंडोथेशियम, ये सेकंड वाला एंडोथेशियम मतलब सेकंड और थर्ड में अपना एक कोई आंसर है। और फिर इसमें जो अपना पार्ट जा रहा है जो सी है, सी कहीं ना कहीं कैपिटल के रेस्पेक्ट में जा रहा है और ये डी लेयर के फॉर्म में जा रहा है, तो ये आंसर अपना सेकंड सही बन जाता है ना जी। ये तो ये सेकंड आंसर अपना जनरेट हो जाता है, ठीक है ना जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक इन द मेगास्पोरेंजियम द न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय, है ना। मेगास्पोरेंजियम में एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट के दौरान जी। हाँ तो सर क्या ये आपका ओव्यूल है, ये फिर इसके बाद हो गया आपके पास एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होनी है तो इसको जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो इस टिश्यू के थ्रू प्रोवाइड होगा। ये वाला जो टिश्यू होता है इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं न्यूसीलस। सो डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक अगेन दे न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसीलस। तो आंसर हो जाता है हमारा थर्ड, क्योंकि टैपिटम तो अपना डेवलपमेंट देता है उसको माइक्रोस्पोर, क्योंकि इसकी पोजीशन भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, नॉट एम्ब्रियो सेक, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन और सीड मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी एंडोस्पर्म ये प्रोवाइड करेगा। हां ठीक है। फिर कोटिलिडन ये सीड जर्मिनेशन तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। यानी कह सकते हैं कि अपने जो नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड है उसमें ये बात कही गई है जी बिल्कुल कि when the nutrition of endosperm are consumed by the developing embryo, developing embryo ऐसा NCERT सब लिखा है, but especially by the cotyledon of embryo। और इस वजह से वो कोटिलिडन थोड़ी सी बड़े साइज में हो जाती है क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी। और इसीलिए वो अपन देखते हैं जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली, उसमें जो 2 कोटिलिडन है वो रिजर्व फॉर प्रेजेंस होता है। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा भी जाता है। तो इसमें क्या है कि आखिर एक जायगोट से एक जो एम्ब्रियो बनना है वो किस डायरेक्शन में या उसका इवोल्यूशन का जो पैटर्न है वो क्या होता है। अरेंज ABCD एंड E इन द सीक्वेंस ऑफ डायगोट एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट स्टेज। जायगोट स्टेज से डायगोट एम्ब्रियो बनने की जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए सर। तो मेरे हिसाब से सर इसमें देखें तो ये सिंगल सेड है तो जायगोट को ये रिप्रेजेंट करेगा। B स्टार्टिंग में अपन देखें तो एक ही में आ रहा है ना। then D कंडीशन। तो ये आपकी अपन यहाँ देखें तो ट्रांसफर सेक्शन होता है, उसके बाद में ये एक सस्पेंसर सेल बन जाती है, एम्ब्रियोनिक सेल बन जाती है। सस्पेंसर सेल ही है जो डिवाइड करके ये हॉस्टोरिया और ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है, जिनकी संख्या
8 से 9 तक मानी गई, 7 से 9 है ना। जी जी। अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ये ग्लोबुलर देन हार्ट शेप। हाँ, ग्लोबुलर देन हार्ट शेप और देन टू क्वार्टर जी। तो इस तरीके से बी बी ए ई एंड सी, फोर्थ आंसर। बिल्कुल। इसमें दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका और सॉल्व हो जाता है। कई बार आपको मतलब वर्डिंग में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वर्ड्स दे दिए, मतलब कौन सा किसको फॉलो करता है, जैसे ग्लोबुलर फॉलोड बाय हार्ट शेप या हार्ट शेप फॉलोड बाय ग्लोबुलर, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल सर, है ना। तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये एक्चुअली एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये आपके ब्रेन में सेट होना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो समझ लो कि एनसीईआरटी में जहाँ सिन गेमी और सिन कार्पस और एपोकार्पस कंडीशन दी है तो वहां पर ये मिचेलिया की सर्वो कार्पल है जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन वो एक दूसरे से सेपरेट फॉर्म में है ना। एक ही रिसेप्टिकल पर ये सब कुछ अरेंज्ड है ना। तो गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट क्या है, ये जो दिया गया डायग्राम है क्या, तो क्या ये मेल कॉन ऑफ जिम्नोस्पर्म है सर? नहीं है, क्योंकि मेल कॉन जैसे अपन साइकस में ही बात करें तो ये प्लांट के टिप रीजन पर प्रेजेंट होता है लेकिन वो इस तरीके का नहीं है। फीमेल कॉन ऑफ जिम्नोस्पर्म तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विस्टम वो भी नहीं है, इक्विस्टम का भी स्ट्रोबिलस ये नहीं है। फोर्थ आंसर ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस है ऑफ मिचेलिया। सर यहीं पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है कि एग्रीगेट जो फ्रूट्स होते हैं, each carpel is converted into fruitlet and it form a aggregate fruit। तो इससे बनते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी बार बना। बिल्कुल सही। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक डायग्राम दिखाया जा रहा है और ये डायग्राम कहीं ना कहीं मेगास्पोरोजेनेसिस को शो कर रहा है बिकॉज़ मेगास्पोर टेट्राड वर्ड भी दे रखा है और चैलेजल एंड की भी बात करी जा रही है और उस माइक्रोपाइलर एंड की भी बात करी जा रही है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट है मेगास्पोरोजेनेसिस से। तो यहाँ कहा है गिवन दिस लीनियर टेट्रा ऑफ मेगास्पोर्स ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल remain 3 are degenerated, the functional megaspore will be presence in which and of following। ठीक है, तो किस एंड पर होगा, मतलब ओव्यूल के किस एंड पर ये फंक्शनल की पोजीशन होती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर एक चलेजल एंड की बात करी जा रही है सर नीचे के साइड में। बिल्कुल, मतलब ये एक कहीं ना कहीं ओव्यूल है इस तरीके से और इस ओव्यूल पर हम इसकी लोकेशन अगर समझना चाहें तो यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगी जी। उसमें मियोसिस होगा तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो कि लीनियरली अरेंज्ड हैं वो प्रेजेंस होंगे। यहाँ कहा जाता है कि वन मेगास्पोर मदर सेल differentiate from nucleus cell which divided by meiotic division and produce 4 haploid megaspore. Out of them 3 megaspore towards the micropylar end are degenerate while the remain 4 towards the chelicial end. This is chelicial end act as a functional megaspore and produce embryo cell or female gametophyte। तो सर ये इस तरीके से ये हो गया, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ बच जाएगा और वो फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चल के एम्ब्रियो सेट का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम मोनोस्पोरिक भी बोल सकते। तो अपना फर्स्ट आंसर चला जाएगा कि चले एंड पर ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ना सर जी। तो ये चीज अब ये उसी क्वेश्चन का सप्लीमेंट आगे का फॉर्मेट है सर जी। तो इन गिवन डायग्राम विच इवेंट अकर्स, ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, ये जो डायग्राम दिए गए हैं एक्चुअली ये क्या है। तो यहाँ पर अपन देखें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता तो यहाँ टेट्राड स्पोर्स हमें नजर आते हैं। अब वो यहाँ है नहीं तो मेगास्पोरोजेनेसिस बिल्कुल मान सकते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस फिर है मेगा गैमेटोजेनेसिस क्योंकि मेगा गैमेटोफाइट तो ये है
बट गैमेट की फॉर्मेशन इसमें दिखाई नहीं देगी। एग सर नजर आ रहा है? हाँ आ तो रहा है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज हमें यहाँ पर नजर आती जी है ना। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट को सर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर तो थर्ड आंसर तो मेगा गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि हम इसे हम कहेंगे एक्चुअली दिस इज एम्ब्रियो सेक। ये क्या है? एम्ब्रियो सेक है और इसी को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट है ना। तो ये जो आंसर ये जो लाइनिंग है ये भी इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि ये सिनर्जिड्स है, ये गैमेट या एक्स है। सो थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो एक चीज सर यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बच्चों को डिस्कस करना चाहिए कि ये जो एम्ब्रियो सेक का जो डेवलपमेंट है वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में ही स्टडी होता है। ये इस डायग्राम का इंडिकेट हो रहा है। बिल्कुल क्योंकि यहाँ एग की जो लोकेशन है सर वो अपर साइड में है जी। मतलब आप देखो तो ये टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर शो कर ठीक है। तो माइक्रोपाइलर अगर ये अपर साइड में है तो माइक्रोपाइलर अगर यहाँ है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये ऑर्थोट्रोपस कंडीशन में ही देखा जा रहा है। ठीक है। ये बात अलग है कि बाद में जब एनाट्रोपस कंडीशन आती है तो ये बैंड हो जाता है और उसके चलते फिर ये एग की लोकेशन लोअर सरफेस पर आ जाती है। यहाँ एग का होना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके आगे का जो डायग्राम है ना सर उसमें एग को नीचे दिखाया गया है इन्होंने, लेकिन यहाँ तक का जो डायग्राम है उसमें अपर साइड में बनाया है। तो हम ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो they are studied in orthotrophus type of ovule। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें चौहान साहब हम लोग इस सेकंड ऑप्शन को क्यों नहीं दे सकते, जरा सा हम इस पे भी बिल्कुल। उसका रीजन ये है, देखिए आपके पास ये मेगा स्पोर मदर सेल थी और इसमें ये मियोटिक डिवीजन हो गया और आपके पास एक लीनियर टेट्राड की फॉर्मेशन हो। ये है ये यहाँ तक तीन डीजनरेट हो गए, आपके पास एक सिंगल बचा। ये प्रोसेस था मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब ये फंक्शनली एक्टिव मेगा स्पोर ये डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, देन फिर आपके पास ये डिवीजन हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये गैमेटोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रोसेस जो है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस को रिप्रेजेंट करती है। सो आंसर हमारा थर्ड मींस सर इनका ये कहना है ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स तक जो स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है वो मेगास्पोरोजेनेसिस है। अब चूंकि वहां से फंक्शनल मेगास्पोर ये गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, ये डेवलपमेंट को शो कर रहा है, तो इसलिए मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके सर, थैंक यू। अब ये व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म प्लांट। इनकी प्लॉइडी क्या होगी? न्यूक्लियस है सर, न्यूक्लियस एक्चुअली 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एलिरोन लेयर है, ये बिल्कुल याद रखने लायक चीज है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं इस पर। मेगास्पोरा मदर सेल ऑब्वियसली 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट में हम जाएं तो 2n है और फिर 3n है, तो इसका मतलब हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। रॉन्ग को सिलेक्ट करना है। मैंगो कंटेन 1 ओव्यूल इन ओवरी, एक ओव्यूल में एक ही बीज पाया जाता है, सब सिंगल सीडेड है। पपाया कंटेन मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी, तो ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट है। मिचेलिया कंटेन मल्टीकार्पेलेट सिनकार्पस, ये यहाँ सिन के इसकी वजह से रॉन्ग हो गया क्योंकि वहाँ एपोकार्पस कंडीशन थी। लोटस ये भी सही है क्योंकि लोटस में एपोकार्पस कंडीशन है। आंसर इज थर्ड, तो आंसर इज थर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस टू डिस्करेज सेल पॉलिनेशन आर। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है सर, वो जो एनसीईआरटी ने उसमें दिया है ना,
इसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वाले हिस्से में दिया है। आउटब्रीड डिवाइसेस, खासतौर से आउटब्रीड डिवाइसेस में जी मतलब ये प्लांट के कुछ इस तरीके के एडेप्टेशन है जिससे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिससे जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस डेवलप हो सके। बिल्कुल, जिससे कि उनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन आए और वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर पाए, जी प्रोजेनी बेहतर। तो सर इसमें अपन डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब हमें कुछ ऐसा समझना है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे और सेल्फ को डिस्करेज करे। Pollen release and stigma receptive is not synchronized. करेक्ट सेल्फ नहीं होने देगा तो सेल्फ नहीं होगा। हाँ नॉट सिंक्रोनाइज, अच्छा सिंक्रोनाइज कंडीशन होना चाहिए थी। हाँ तो मतलब उनकी लोकेशन सेम पोजीशन पर हो, उनकी मैच्योरेशन सेम टाइम पर हो, तो उस कंडीशन को हम सिंक्रोनाइज कहेंगे। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ये भी सही, सेल्फ को रखे, ये सेल्फ को रोक देगा। हाँ। जैसे अपनी हेटेरोस्टाइली एक हाँ, कंडीशन होती है, हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्कस हो जाए तो ये उसमें प्राइमरोज में हमें देखने को मिलता है। उसमें हम देखते हैं कि यहाँ स्टाइल काफी लंबी हो जाती है और इसकी जो एंथर्स है वो काफी छोटे होते हैं। तो इनमें कभी भी इनकी जो पोलन ग्रेन्स है वो इनकी सेल्फ उस पर स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम हेटेरोस्टाइली कंडीशन कहते हैं और ये हमें प्राइमरोज में सर नजर आती है। बिल्कुल है ना। तो ये भी बात देखें, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। आप देख रहे हैं एंथर यहाँ पर है, स्टिग्मा यहाँ पर है, तो इनके पोलन ग्रेन कभी भी स्पर्श डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया है प्राइमरोज ने, है ना। फिर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी सही है, सेल्फ तो को ये रोके, भी सही है ना। सो आंसर इज 4। आंसर इज 4। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा क्वेश्चन है और ये आउटब्रीड डिवाइसेस में इसकी पूरी डिटेल स्टडी आपको दी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसमें रॉन्ग को सिलेक्ट करना है। Prepare unisexual female flower after emasculation is backed in the bud condition to prevent pollination by undesirable pollen grain। बिल्कुल सही है सर। ये जो मेंडल अपना जो वर्क करते थे तो बड कंडीशन में सर वो इमेस्कुलेशन करते थे। मतलब वो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनको यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके तहत वो एंथर को रिमूव करते थे अपने आर्टिफिशियल प्रोसेस से। Emasculation is not required in male sterile plants, है ना। तो मेल स्टेराइल तो वो ऑलरेडी है, तो उसमें जरूरत नहीं है। Emasculation process in plant performed during mature flower। ये रॉन्ग हो गया सर, क्योंकि मैच्योर अगर फ्लावर होगा तो जाहिर रिलीज हो चुके होंगे, रिलीज हो, उसका एमास्कुलेशन का कोई बेनिफिट मिलेगा ही और सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये बात याद रखना सर, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ये जो एमास्कुलेशन है वो आपको बड कंडीशन में ही करना है, क्योंकि अगर फ्लावरिंग कंप्लीट हो गई तो सर वहां पोलन ग्रेन बन चुके हो, हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन कर भी चुका हो, आपकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कोलैप्स हो जाएगी, हाँ किसी काम की नहीं बचेगी। एमास्कुलेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है। तो सर हम थर्ड आंसर ले सकते हैं इसका। देखिए आप लोग यदि आउटब्रीडिंग मतलब जो ना रिप्रोडक्शन या उसकी बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट है हमारे पास इमेस्कुलेशन, ये बिफोर मैच्योरेशन करना होगा आपको, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होता बिकॉज दे पोजेस सिंगल सेक्स ऑर्गन। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है, उसके बाद हमें उसकी बैगिंग करनी होगी, अदरवाइज अनडिजायरेबल जो कैरेक्टर है वो वहां तक पहुंच जाएगा। थर्ड कंडीशन में हमें एक पेरेंट मतलब मेल पेरेंट का सिलेक्शन करना होगा जो आपके डिजायर कैरेक्टर वाला है, और उसके बाद में हमें उसकी डस्टिंग करनी होगी और रीबैगिंग करनी होगी। ये सारा प्रोसेस होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप। बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये कायदे से देखा जाए तो जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंटलिज्म वाले हिस्से में इसको बताया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर गिवन बिलो। इसमें मिसमैचिंग करना है। अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसीलिए अच्छा है। वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा कोई टिपिकल ज्ञान नहीं है आपके लिए। तो ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम है सर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ कार्पल जो है, कार्पल के लिए जैसे हमने कल भी बात की थी कि कार्पल मेगा स्पोरोफिल, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम। बिल्कुल सर। और एग को ये फीमेल गैमेटोफाइट कह रहा है, वो एम्ब्रियो सैक होता है। वो एम्ब्रियो सैक होता है। एग इज द फीमेल गैमेट नॉट फीमेल गैमेटोफाइट। तो सर यही मिसमैच्ड हो रहा है। हाँ। अच्छा, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बिल्कुल सही है। हाँ। ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, मतलब पेन का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा ये बन जाता है सेकंड, क्योंकि यही यहाँ पर मिसमैच्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना सर? जी सर। ओके ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप देख रहे हैं सिलेक्ट राइट स्टेटमेंट एप्लीकेबल इन ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो सभी एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिल सकता है। टू सेल पोलन ग्रेन्स एट पॉलिनेशन। रॉन्ग हो गया। जो आंसर ये नियर अबाउट 60% में तो ये 2 सेल है, बट 40% में आपका 3 सेल स्टेट। 3 सेल है। 3 सेल है। प्रेजेंस ऑफ पोलिनियम। इसका डायग्राम बनाते हैं। पोलिनियम अपना देखो, पोलिनियम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। पहले और समझ लें सर कि अच्छा पोलिनियम का डिस्कशन हो जाता है। देखो पोलिनियम एक्चुअली क्या है, ये कैलाट्रोपस प्रोसेरा में पाया जाता है, जिसे हम आप कहते हैं ना। तो पोलिनियम इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेमेंस, स्पेशली इन आपका यहाँ पर होता ये है कि इसे हम लोग बड़े आराम से एक बच्चा स्टूडेंट देख भी सकता है सर। कैसे? क्योंकि यहाँ एपोकार्पस कंडीशन होती है और ये 2 कार्पल इसके स्टिग्मा पर अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ये पोलिनियम, ये इस पॉइंट पर यहाँ पोलिनियम की प्रेजेंस होती है जी। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द और है जो अभी एनसीईआरटी में तो नहीं है। इस स्ट्रक्चर को सर हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं, मतलब एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं पोलिनियम या पोलिनिया। पोलिनिया मल्टीलेटरल टर्म हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का सर स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं। हाँ, इसमें पोलन ग्रेन्स फिल होते हैं। ये अपन हार्कोगेमी में भी सब बच्चों को बिल्कुल बताते हैं कि वो जो है इसकी फिजिकल बैरियर्स आर प्रेजेंट बिटवीन गाइनोसियम एंड एंडोसियम। तो ये पोलिनियम स्ट्रक्चर है, इनमें इनके पोलन ग्रेन प्रेजेंस है। तो ये इस पोलिनियम की बात है। ये केवल कैलोट्रोपिस में मिलेगी, तो ऑल में नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है साइफोनोगेमी एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन सर। ये मान सकते हैं क्योंकि हर एक के अंदर पोलन ट्यूब बनेगी। एंजियोस्पर्म है तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए जो है सुटेबल होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए क्या होगा उसके अंदर साइफोनोगेमी एंड इंटरनल डिवीजन इन जनरेटिव सेल बिफोर पॉलिनेशन। ये 40% में जो है बिफोर पॉलिनेशन होता है और 60% में आफ्टर पॉलिनेशन होता है। बिल्कुल। तो सो आंसर इज थर्ड। हाँ, तो ये पार्शली तो चलो सही हो जाएगा। हाँ। लेकिन 100% ये सही नहीं है, इसलिए आंसर अपना ये 100% जा रहा है। मींस इंटरनल भी होगा क्योंकि एम्ब्रियो सैक में ही जाके पोलन ट्यूब जाके मेल गैमेट को रिलीज करेंगे और वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी और मेल गैमेट हमेशा पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होंगे, तो वो साइगोनोगेमी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cryopreservation is a process to preserve pollen grains and other genomic structure of livings. It require ये एनसीईआरटी में 11th वाला ये जो 11th की एनसीईआरटी है ऑब्वियसली उसमें सॉरी ये जो पोलन ग्रेन वाली स्टडी है जहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की स्टडी है वहां पर इस प्रिजर्वेशन की भी बात करी गई है। वहां क्लियर लाइन में लिखा गया है कि लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सर फर्स्ट आंसर अपना यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी meiosis and mitosis are required to produce one embryo sac during
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब ये हो गया कि ये एक ये यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि ये ओव्यूल है। अब इसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। अब एक सेल यहाँ मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, इसमें सर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स जनरेट हो जाएंगे। आउट ऑफ देम 3 आर डिजेनरेट एंड रिमेन 1 इज फंक्शनल। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर अब डिवाइड होगा, तो ये फर्स्ट माइटोटिक में 2 न्यूक्लियस, सेकंड माइटोसिस में इसमें 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड थर्ड में ये यहाँ पर 8 न्यूक्लियस कंडीशन हमें क्लियर कट नजर आएगी। और इसमें से हाँ 1 मियोसिस यहाँ हुई होती है, 3 माइटोसिस। तो 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस इसका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही है सर, मोनोस्पोरिक में। नेक्स्ट है प्लांट कंटेन बोथ टाइप ऑफ फ्लावर लाइक चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर से। अच्छा, एनसीईआरटी ने सर उसका एक डायग्राम भी दे रखा है। वो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसमें क्लिस्टोगैमस है, और एरियल पार्ट में क्या चेस्मोगैमस फ्लावर को डायग्रामेटिक दिखा रखा है। और ये वहां पर उन्होंने लिख भी रखा है ऑक्सिलिस बायोला एंड कोमेलाइना। बिल्कुल सही। तो इसमें अपने में बायोला सर आंसर आ रहा है, तो ये उसका ऑप्शन बन रहा है। तो अपना बायोला को आप याद रखना। इस जगह अगर कोमेलाइना और ऑक्सिलिस भी होता तो वो भी इसमें आंसर बन जाता। नेक्स्ट है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है ये देखने में। आर्टिफिशियल मेथड्स जो ग्राफ्टिंग और वो कटिंग वगैरह होती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट आइडेंटिफाई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि प्लांट में कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग ये सब प्रोसेस से भी न्यू प्लांट को जनरेट किया जाता है जी। तो वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल में कंसिडर होते हैं, और ऐसे ही प्रोसेस हमें नेचुरल फॉर्म में भी सर देखने को मिलती है। तो चलो ग्राफ्टिंग है ये आर्टिफिशियल में आ जाएगा, लेकिन कटिंग भी आर्टिफिशियल है, दोनों आर्टिफिशियल हो गए सर। अब लेयरिंग है और बुलबिल, ये सही हो जाएगा। लेयरिंग एंड बुलबिल, ठीक है, ये आर्टिफिशियल हो गया और ये नेचुरल हो गया। नेचुरल हो गया। ऑफसेट ये नेचुरल हो गया, ये आर्टिफिशियल उल्टा हो गया। हाँ, और ये भी अपना नेचुरल, ये नेचुरल, दोनों नेचुरल। तो अपना आंसर 100% सेकंड इस टाइप से चला जाता। तो याद रखना इस तरीके से, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग जी, है ना सर। तो ये अपने आर्टिफिशियल में कंसिडर हो जाते हैं ना, जबकि राइजोम है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, रनर है, स्टोलन है, सकर है, दे आर इंक्लूडेड एज ए नेचुरल मेथड्स, है ना। तो ये चीजें थोड़ा दिमाग में रखने लगे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फेवर एंटोमोफिली। यानी एंटोमोफिली टर्म पर हमें ध्यान देना है कि एक इंसेक्ट पॉलिनेशन जहां हो रहा है एक्चुअली उसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलने चाहिए। फ्लावर आर यूजुअली लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट। ये ठीक है क्योंकि इंसेक्ट को उसमें एंटर भी होना है तो इतना बड़ा होना चाहिए रहने के मतलब बैठने के लिए स्पेस मिल सके, काफी दूर से दिखाई दिए जाए, और स्मेल होगी या फ्रेग्रेंस होगी तो वो उनको आइडेंटिफाई भाई अपन देखें तो मेरे ख्याल से अमोर्फोफालस तो 6 फीट सर लंबा होता है जी। बिल्कुल। तो कितना बड़ा फ्लावर है। दूसरा पॉइंट है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसको खाएंगे। हाँ, तो और कुछ बचने भी चाहिए, अदरवाइज पॉलिनेशन किसका होगा। हाँ, वैसे तो सर लार्ज नंबर जो पोलन ग्रेन है वो एनिमोफिली का ज्यादा है, क्योंकि वो उसमें वेस्ट उसमें वेस्टेज, बट इसमें खाने के लिए चाहिए ना रिवार्ड। तो ये पोलन ग्रेन्स आर लाइट वेट, ये उसके लिए चला गया। एनिमोफिली एयर पॉलिनेशन के लिए। फिर है स्टिकी, ये बिल्कुल इसका कैरेक्टर। स्टिकी स्टिग्मा, ये भी करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। स्टिग्मा फेदरी, ये एनिमो विंड पॉलिनेशन के लिए जा रहा है। एडिबल पोलन ग्रेन है, नेक्टर, ये बिल्कुल, क्योंकि इसी के थ्रू वो रिवार्ड प्रोवाइड करेंगे। तो एंटेमो के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके पास। एक तो ये जा रहा है सेकंड। अच्छा, तो अपन आंसर देखें सर एक बार। फर्स्ट है, सेकंड है,
थर्ड यहाँ नहीं है, नहीं फर्स्ट फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन। ये हाँ फोर्थ भी जा रहा है, हाँ, फिफ्थ फिफ्थ भी है हाँ। और ये सेवेंथ भी, तो फोर्थ तो आंसर अपना ये फोर्थ आंसर बन जाता है। जी। अब इसमें ये अगर ऑप्शन में होता तो हम कंसीडर कर कर लेते, सकते थे, लेकिन ऑप्शन इस टाइप का नहीं दिया है और सो हम इसको एनिमो में ले लेंगे, एनिमो में कंसीडर कर सकते हैं जी। तो अपना फोर्थ आंसर बन चलो। जाता है। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर ये अच्छा है कि यहाँ पर आप डायग्राम भी देख पाएंगे, एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये एक एम्ब्रियो सेट का डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर ए बी सी डी एंड फॉलोइंग डायग्राम एंड सिलेक्ट राइट ऑप्शन। इसके लिए राइट को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि नीचे तो एग एपरेटस है और बीच में सर वो पोलर न्यूक्लियाई है हाँ। और वो एंटीपोडल सेल है। तो कह सकते हैं कि पार्ट ए मतलब उसकी बात हो रही है फर्टिलाइजेशन। सर यहाँ गलत हो गया क्योंकि सिनर्जिस्ट फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगी बाय प्रोडक्शन ऑफ केमिकल टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग, है ना। फिर है पार्ट बी, टेक पार्ट इन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। बी पार्ट हाँ एंडोस्पर्म ठीक है, एंड पार्ट डी प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। डी पार्ट जो है प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, ये रॉन्ग हो गया, पोलन ट्यूब है ना। हाँ। अच्छा जी, तो पार्ट ए जी प्रेजेंट माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड ये होना चाहिए, जहां एग है वो उसी साइड होगा। तो पार्ट ए तो सर वो अपोजिट साइड हो गया, हाँ, वो चले चले एंड पर बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो ये भी अपना रॉन्ग हो जाता है ना। पार्ट सी टेक पार्ट इन जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, ये एग हो गया। एंड पार्ट डी हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। हां तो ये भी सही है, तो इसका मतलब फोर्थ ये आंसर अपना चला जाता है। करेक्ट। Synergids attract pollen tube, so they helpful in fertilization. बिल्कुल। And C represents egg cell which convert into zygote after fertilization. यस सर। है ना सर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोड्यूस पोलन किट ऑन पोलन ग्रेन्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं सर माइक्रोस्पोर से, उसमें पोलन किट का फॉर्मेशन कौन कराएगा जी, ये बात करी गई है। तो यहाँ अपन टैपिटम कंसीडर करते हैं, थर्ड आंसर चला जाता है ना जी। जो फैटी सब्सटेंसेज हैं उसमें से ये अपना थर्ड आंसर बन जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है जी, है ना। टैपिटम nourishes the developing pollen grain, हाँ ये ठीक है, करेक्ट है। hilum represent the junction between ovule and follicle, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। In aquatic plants such as water hyacinth and water lily, pollination occurs by the water. ये water hyacinth किस सेंस में ये गलत हो गया कि यहाँ पर इंसेक्ट और एयर पॉलिनेशन, इंसेक्ट एंड एयर पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन वो वाटर, क्योंकि वाटर हाइसेंथ एक्चुअली क्या है जरा समझने की सब जरूरत है इनको। याद करो, इसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसमें कंसेप्ट ये था कि बंगाल में झील बहुत सारी हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए वो लोग इसको लेकर आए थे जी। लेकिन इस वाटर हाइसेंथ में इतना रैपिड ग्रोथ होती है कि उसने पूरी झील को ही कवर कर रखा है। हाँ। और जब ये ग्रोथ करते हैं तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल टिपिकल हो रहा है ना। तो अच्छा, अब ये है सोचने की बात है जो मैंने कहना चाह रहा हूँ कि ये सुंदरता के लिए लेकर आए थे, तो इसका मतलब इनके फ्लावर अपर साइड में होंगे, यानी कि वाटर बॉडी से अपर साइड में होंगे, तो वहां पर वाटर पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो वहां पर इंसेक्ट या एयर पॉलिनेशन का कंसेप्ट है। अच्छा, तो सर ये गलत हो जाता है। फोर्थ है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लोइड, करेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होने के साथ में हमारा राइट आंसर बन जाता है। ठीक सर।
नेक्स्ट, which of the following structure present in endothelium layer? हम लोगों ने अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी स्टडी किया है। स्पोरा पोलन इन एंडोथेलियम का कोई रोल नहीं है। इस ये सेलुलोज बैंड्स ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं एंडोथेलियम। अच्छा, पेक्टोसेलुलोज सर ये नहीं होगा, ये टैपिटम का कंसेप्ट टैपिटम मान सकते हैं, लेकिन आपके एंडोथेलियम में अल्फा सेलुलोज बैंड की प्रेजेंस हो गई है ना जी। तो अच्छा, इंफॉर्मेशन बेस्ड आपके लिए ये क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट इज सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज रोल इन इवोल्यूशन। सर ये गलत हो रहा है जी बिल्कुल, क्योंकि इवोल्यूशनरी न्यू कैरेक्टर्स ऐड नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट जैसा है वैसे ही सिमिलर ऑफस्प्रिंग को ये जनरेट करते हैं जी। ग्राफ्टिंग इज अनसक्सेसफुल इन मोनोकॉट एंड सक्सेसफुल इन डाइकॉट। सर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हां, क्योंकि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, कैम्बियम है नहीं। बिल्कुल। तो जो ग्राफ्टिंग आप करोगे कलम और जो स्कंद बोलते हैं या सियान और स्टॉक बोलते हैं, उनमें वो वेस्कुलर सप्लाई कनेक्ट नहीं होगी और उससे वहां पर वाटर और मिनरल और फूड की ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है। इट इज रॉन्ग। हां, इट इज रॉन्ग। जब नहीं, ये इट्स करेक्ट। हाँ, ग्राफ्टिंग इज अनसक्सेसफुल मोनोकॉट, बिल्कुल सही है। और डाइकॉट में क्या होता है, वो रिंग में होता है, और रिंग में वेस्कुलर बंडल होने से क्या होता है कि उनकी जाइलम से कनेक्ट हो जाते हैं और फ्लोएम से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है सर कि इनके जो डायमीटर होते हैं वो भी मैटर सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है इसका डायमीटर कुछ और लेकर आ जाओ, तो इनमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं होगी जी। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हैं उनकी सप्लाई आपस में मैच कर जाती है और इसीलिए आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है। हाँ, इसमें सर वैसे अपन ये बात और कह सकते हैं, जैसे उंगली कट जाती है जी जी, तो कहा जाता है कि अगर थोड़ा बहुत पार्ट जुड़ा रह जाए तो उसके जुड़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कनेक्ट है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो ये सेकंड इज करेक्ट, ये सही है सर। थर्ड, स्वीट पोटैटो डेवलप advantage but do not take part in vegetation प्रोपेगेशन। हाँ, नहीं, यदि एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, सो इट इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। और फिर तो अपना आंसर सर क्या सेकंड चला गया, सेकंड है क्योंकि करेक्ट पूछा, सेकंड सही है जी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम फर्स्ट ए एंड बी। तो ये है वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एम्ब्रियो सेल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सेल को बताना है, सेल को बता, इरेगुलर शेप इन न्यूक्लियस, इसमें अपने वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर न्यूक्लियस की शेप है, और जनरेटिव सेल स्मॉल हो गया, स्मॉल न्यूक्लियस हो गया, और ये एम्ब्रियो सेल में मोर देन वन टू न्यूक्लियस। हाँ, टू न्यूक्लियस करेक्ट हो गई, ये बात हो गई। तो ए के साथ आपका होगा सेकंड और बी के साथ फर्स्ट, तो यानी कि फोर्थ आंसर अपना करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द आंसर फॉर द गिवन पेयर। ठीक है, आप यहाँ पर है हिबिस्कस मल्टीकार्पेलरी, हिबिस्कस मल्टीकार्पेलरी बट सिंकार्पस, बिल्कुल पेपावर मल्टीकार्पेलरी, सिंकार्पस, मिचेलिया मल्टीकार्पेलरी, एपोकार्पस, ये भी सही है। मेज लॉन्गेस्ट स्टाइल, करेक्ट है, लॉन्गेस्ट स्टाइल होती है 45 सेंटीमीटर, हां नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर की होती है। सेंटीमीटर जैसे आप लोगों ने मक्के का भुट्टा अगर ओपन किया होगा, वो ऐसे बाहर का जो कवरिंग है तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं जो खाने में बड़ी दिक्कत करते हैं, एक्चुअली वो स्टाइल ही होती है, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट है ना, ये चीज। तो सिनर्जिड सहायक कोश का निम्न कौन के लिए कौन सा कथन सत्य है? राइट स्टेटमेंट अबाउट द सिनर्जिड सेल। पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट इन साइटोप्लाज्म, ऑप्शन ये सर ठीक है ना। दे आर फाउंड इन माइक्रोस्पोर, ये गलत हो गया। सिनर्जिड में प्रोड्यूस, ये भी गलत हो गया। दे मे बी टू एन होती है, तो ये सीधे अपना फर्स्ट आंसर इसका चला जाता है ना ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेटोफाइट और उनमें नंबर ऑफ सेल की बात करी जा रही है। टू सेल स्टेज सर 60%। तो ये अच्छा खासा एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है।
3 3 सेल सेल स्टेज 40% हो जाएगा। 4 उसके सेल बाद में माइनस में 4 सेल माइनस माइनस में सर अपन यहाँ पर इनको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 प्रोथेलियल सेल होती हैं हाँ और एक जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल होती है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब पाइनस का जो पोलन ग्रेन है वो 4 सेल अभी रिसेंटली इस पर ये भी पूछा था कि इसमें विंग कहाँ से आता है, विंग्ड पोलन ग्रेन। ये पिछली साल ये तो पीएमडी हाँ, में था ही। जी क्या? वो जो एक्साइन एक्साइन है वो उसकी वो विंग बनाते हैं, ये एनिमल के लिए हाईली अडेप्टेड होते हैं। अच्छा 4 सेल अपने ये पाइनस के लिए जा रहे हैं, है ना? हाँ अब 12 सेल स्टेज ये आपको स्लेजी लेना है वैसे 13 सेल होते हैं, तो 12 की बात करी गई है, तो यहाँ तक ये चला जाएगा। एक प्रोथीलियल को निकाल दिया ना, इसलिए 12 माने। हाँ 12 हाँ सही है। तो अपना क्या नाम को ए से सेकंड, ए में सेकंड जा रहा है सर। हाँ। तो अपना एक ही आंसर यहाँ पर Option दिखाई दे रहा है। जी ऐसा देखो इस साल भी नीट में ऐसा ही था हाँ कि ज्यादातर में एक सही, अगर बच्चे को एक भी सही ऑप्शन पता है तो बड़े आराम से वो उसका कर लेता है। तो वैसे ही अपना ये भी आ गया। तो इसमें ए में सेकंड जा रहा है, बी में थर्ड और सी में 1 और डी में 4 जी सर। Which cell contain large nucleus? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर यहाँ पर ये बात बच्चों को बताई जाए कि ये जो लार्ज न्यूक्लियस इरेगुलर है, क्या यही ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है? जी है ना? हाँ बाद में यही बन जाएगा, वही यही तो बनता है जो पोलन ट्यूब के आगे आगे चलता है बिल्कुल साइटोप्लाज्म इसी में रहता है और पोस्टीरियर एंड में कैलोस प्लग बनते हैं है ना? जी। तो फर्स्ट आंसर चला ये फर्स्ट आंसर अपना चला जाता है। Which of the following statement is right? इसमें हमें स्टेटमेंट में से कुछ राइट को सिलेक्ट करना है। Pollen grain of family Solanaceae have viability up to months, सर सही है, क्योंकि Solanaceae, Leguminosae और Rosaceae ये कुछ महीनों तक रहते हैं। जी Pollen grain of rice have viability more than 1 hour, ये रोंग है ना, हाफ एन क्योंकि आवर 30 मिनट की बात करी गई है सर। Pollen grains may store up to many years in liquid phosphorus, नाइट्रोजन होता तो ये सही होगा, सही है? तो ये फास्फोरस की वजह से गलत हो गया जी। अब इसमें आता है pollen grains increase performance ऑफ athletes, करेक्ट है, ये सही है। कल हमारी बात हुई थी कि pollen grain contain qualitative food, qualitative food they enhance performance of race horses and athletes, ऐसे एनसीईआरटी की लाइन है जी। तो इसलिए ए एंड डी, ए सही हो रहा है डी और डी सही हो रहा है, थर्ड में आ रहा है। अपना थर्ड आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको करना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी से बाहर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो उसमें दिमाग लगाना आज की डेट में बेकार है, क्योंकि अब एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन है ना। तो which of the following is not applicable to asexual reproduction in organism? asexual के लिए कौन applicable नहीं होगा? तो it is always monoparental sir, मान सकते हैं, ठीक है। asexual है, it is quick method of multiplication, ये भी ठीक है ना। gamete formation में ये absent, गलत हो गया, may absent है ना। हाँ बिल्कुल, और फिर it is common only single cell organism, ये ऐसा नहीं है सर, हाँ क्योंकि मल्टी सेलर में भी हो सकता है। तो थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, इसका मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा। बन जाता है ना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप के, देखो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे अच्छे से हो जाए, है ना। ये बात ध्यान देना। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट है ए एंड बी। मेगास्पोरेंजियम माइक्रो, ये इसमें जो सर बार बार आपको हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, हाँ मेगास्पोरेंजियम जो आंसर ओव्यूल, बिल्कुल सर बिल्कुल। माइक्रोस्पोरोफिल ये स्टेबल कार्पल, स्टेबल, अच्छा सर माइक्रो, बिल्कुल मेगास्पोर कार्पल में चला जाएगा, इसको मिल जाएगा फीमेल गैमेट वाइडाइमर से, है ना। ये हमारा तो ये अपनी पेयरिंग बन जाती है, इन्हें आप ध्यान से याद रखना। So, कि देखो ऐसे है, कहा गया है ना सर कि फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, तो यानी कि जो लीफ है वही एक्चुअली फ्लोरल पार्ट्स में कन्वर्ट पार्ट्स में आप ऐसे मॉडिफाई मान हो सकते हो। जाता है। जी।
तो ए में जा रहा है सर अपना 3, तो ए में 3 इसमें है, बी में सर, बी में फर्स्ट है ना, तो ये आंसर अपना फोर्थ हाँ। की ओर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब चीजें बड़े मायने रखती हैं, आपको इनको ध्यान रखना चाहिए। व्हिच इज राइट अबाउट टू जनरेटिव सेल। जनरेटिव में अच्छे खासा क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल। तो उसमें सर कंटेन मैक्सिमम रिजर्व फूड, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेजिटेटिव सेल, नॉट जनरेटिव। जनरेटिव का नहीं, लार्ज इररेगुलर, सर ने बार-बार आपको बताया, ये भी वेजिटेटिव में जा रहा है। वेजिटेटिव का कैरेक्टर। कंटेन स्मॉल न्यूक्लियस, ये मान सकते हैं, ये ठीक है। और इट मॉडिफाइड इन ट्यूब न्यूक्लियस, ये फिर वेजिटेटिव। अभी 2 मिनट पहले सर ने आपसे बात की है, करेक्ट है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड आंसर। Sporopollen provide resistance to the pollen grain. It is chemically. Sporopollen chemically किस चीज की बनी है? फैटी सब्सटेंस। फैटी सब्सटेंसेस है सर। तो सेकंड तो अपन इसका नो डाउट, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसका है, प्रोटीन है या फैट है या कार्बोहाइड्रेट। तो फैटी सब्सटेंस एस्टर्स सर इसमें हाँ मोस्टली एस्टर्स प्रेजेंस होते हैं ना। During development of male gametophyte from the pollen mother cell, there occurs. ये क्या होता है कि जब पोलन बीन बन रहे होते हैं मदर सेल से, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बन रहे होते हैं, तो टू माइटोसिस, ये सब अपन ने वहां पर चीजों को समझा था कि एक माइक्रोस्पोर में एक एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन होगा, तो उसमें एक जनरेटिव और न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा, फिर उसके बाद में एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल, तो यानी कि एक तो मियोसिस होना चाहिए, बिल्कुल। पोलन मदर सेल एमएससी की बात, ये कंडीशन आ गई, ये हो गया, और ये आपके पास मियोटिक डिवीजन, सो 4 सेल्स स्मॉल टेट्रा, हां, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। अब ये सेपरेशन हुआ तो माइक्रोस्पोर हो गया जो आंसर। हां सर, और इस माइक्रोस्पोर में फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव बन गया, और फिर इससे कंप्लीट ये इस तरीके से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होगी, ये भी माइटोसिस हो गया, सो 2 माइटोसिस एंड 1 मियोसिस एंड 1 मियोसिस। तो ये अपना थर्ड आंसर चला जाता है ना सर जी। तो ये था, ये पूरा सेगमेंट आगे है कंप्लीट, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो, मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो एनसीईआरटी बेस स्टडी पर ही फोकस करना है। आप इस शॉर्ट टाइम में भी जो कोरोना से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो भी हमें फॉलो कर रहा है या करना चाह रहा है, वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करे, खासतौर से बायोलॉजी के अंदर, और वो एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।